अगर हम लोकतंत्र की डेमोक्रेसी की बात करें तो उसकी सबसे बड़ी खूबी यही मानी जाती है कि वहां मेजॉरिटी का रूल होता है। हाँ बिल्कुल, जिसे हम आम भाषा में बहुमत का शासन कहते हैं। राइट। लोग वोट देते हैं, अपने नेता चुनते हैं और वो चुने हुए लोग पार्लियामेंट में बैठकर देश के लिए लॉ बनाते हैं। पर एक सेकंड के लिए इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। अगर कल को पार्लियामेंट में बैठी यही मेजॉरिटी कोई ऐसा लॉ पास कर दे जो किसी एक ग्रुप के बेसिक राइट्स ही छीन ले, तो क्या होगा? यानी अगर चुनी हुई सरकार ही डिक्टेटर बन जाए तो एक आम नागरिक को कौन बचाएगा? ये एक बहुत ही वैलिड डर है, और सच कहूं तो दुनिया के हर डेमोक्रेटिक समाज के बेस में ये डर कहीं ना कहीं छुपा होता है। सही बात है। और इसी डर से निपटने के लिए ही तो संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जाते हैं। संविधान सिर्फ रूल्स की किताब नहीं है, ये एक्चुअली मेजॉरिटी की पावर पर एक लगाम है। एक चेक एंड बैलेंस। एग्जैक्टली ये इंश्योर करता है कि देश में रूल ऑफ लॉ बना रहे, यानी कानून का शासन हो, ना कि किसी पावर में बैठे इंसान की मनमानी चले। ओके, चलिए इसको अनपैक करते हैं। आज की इस गहरी चर्चा में हमारा मिशन भी यही समझना है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आखिर अपनी इस पावर को और इन लिमिट्स को इन्फोर्स कैसे करता है। और इसके लिए हम रेफर कर रहे हैं केसरी नंदन एकेडमी के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 1 के डिटेल नोट्स को। राइट। आज हमारा पूरा फोकस है जुडिशियल डॉक्ट्रिन्स एनफोर्सिंग कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स पर। यानी वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं, वो डॉक्ट्रिन्स कौन से हैं जिन्हें हमारी कोर्ट्स यूज करती हैं। हाँ, वो इनविजिबल बॉडीगार्ड्स जो ये इंश्योर करते हैं कि गवर्नमेंट का कोई भी लॉ हमारे फंडामेंटल राइट्स की बाउंड्री को क्रॉस ना करे। पर डॉक्ट्रिन्स में घुसने से पहले मुझे एक बात बताइए। जी पूछिए। इन कोर्ट्स के पास ये पावर आती कहाँ से है? मतलब पार्लियामेंट को तो पब्लिक ने चुना है, राइट? तो जुडिशरी के पास चुनी हुई सरकार के लॉ को कैंसिल करने की पावर कहाँ से आई? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। लीगल हिस्ट्री में इस पावर को जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक समीक्षा कहा जाता है, और ये कोई अचानक से पैदा हुई चीज नहीं है। नोट्स में भी इसका एक काफी इंटरेस्टिंग ओरिजिन बताया गया है। 1803 का एक अमेरिकन केस था ना? हाँ, मार्बरी वी मेडिसन। ये सच में एक लैंडमार्क केस था। उस वक्त यूएस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जॉन मार्शल। राइट। उन्होंने उस केस में एक ऐसी बात कही जिसने दुनिया भर के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को डिफाइन कर दिया। उनका कहना था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है तो कोई ऑर्डिनरी लॉ उसके खिलाफ नहीं जा सकता। और ये चेक करने का काम जुडिशरी का होगा। एग्जैक्टली जुडिशरी ही तय करेगी कि कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अलाइन कर रहा है या उससे टकरा रहा है। अच्छा, तो ये तो हुई अमेरिका की बात, पर इंडिया में हमने इसे कैसे अपनाया? इंडिया में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसको किसी कंफ्यूजन के लिए नहीं छोड़ा। उन्होंने इसको बिल्कुल क्लियरली लिख दिया। जैसे आर्टिकल 32 और 226 तो कोर्ट्स को पावर देते ही हैं। पर जो मेन शील्ड है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 हाँ, बहुत क्रूशियल है, राइट? बहुत ज्यादा। आर्टिकल 13 साफ शब्दों में कहता है कि अगर स्टेट कोई भी ऐसा लॉ बनाता है जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है या इनकंसिस्टेंट है, तो वो लॉ उस इनकंसिस्टेंसी की हद तक वॉइड माना जाएगा, यानी शून्य। इसे हम एक स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी फिल्टर की तरह देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, सही एनालॉजी है। जैसे जब भी लेजिस्लेचर कोई नया लॉ बनाता है, उसको इस आर्टिकल 13 वाले फिल्टर से गुजरना पड़ता है। अगर वो लॉ फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो फिल्टर अलार्म बजा देगा। राइट, और लॉ वहीं रुक जाएगा। पर यहाँ एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है। एक लॉ कोई एक लाइन का तो होता नहीं है, उसमें चैप्टर्स होते हैं, हजारों सेक्शंस होते हैं। तो अगर इतने बड़े लॉ का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा इस फिल्टर में फंस जाए तो क्या होगा? क्या हम उस पूरे के पूरे लॉ को कचरे में डाल देंगे? ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कोर्ट्स के सामने, क्योंकि एक लॉ को ड्राफ्ट करने में, उसको पास कराने में सरकार का बहुत पैसा, टाइम और एफर्ट लगता है। सही बात है। अगर एक छोटी सी गलती पर पूरा एक्ट वॉइड हो जाए तो देश में कानूनी वैक्यूम आ सकता है। और इसीलिए कोर्ट्स अपने पहले डॉक्ट्रिन का यूज करती हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, जिसे सेपरेबिलिटी भी कहते हैं, राइट? अलग करने का सिद्धांत। एग्जैक्टली। ये एक तरह की बहुत डेलिकेट कानूनी सर्जरी है। कोर्ट्स पूरे लॉ को खत्म करने के बजाय सिर्फ उस प्रॉब्लम वाले हिस्से को सेवर कर देती हैं, यानी काट कर अलग कर देती हैं। पर क्या ये सर्जरी हर केस में पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें एक बहुत स्ट्रिक्ट टेस्ट होता है। कोर्ट्स को ये देखना पड़ता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है और जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है, क्या वो आपस में इतने उलझे हुए हैं, यानी इनएक्स्ट्रिकेबली मिक्स्ड है कि उन्हें अलग किया ही नहीं जा सकता। अच्छा, मतलब अगर उन्हें अलग करना नामुमकिन हो तो?
अगर उन्हें अलग नहीं किया जा सकता या गलत हिस्सा निकालने के बाद बचे हुए लॉ का कोई मतलब ही ना बचे, तो फिर मजबूरी में पूरे लॉ को वॉइड करना पड़ता है। इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास एक टोकरी में बहुत सारे सेब रखे हैं और उनमें से एक सेब खराब निकल जाए तो कोई पूरी बास्केट थोड़ी फेंक देगा। आप सिर्फ उस खराब सेब को बाहर निकालेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी बिल्कुल वही काम करता है। बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसका एक बहुत फेमस केस है हमारे पास 1993 का किहोटा हलोहान वर्सेस जाचिथू। ओह, ये तो 10th शेड्यूल वाला केस है ना, एंटी डिफेक्शन लॉ। हाँ, दल बदल कानून। उस टाइम पॉलिटिक्स में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि लीडर्स इलेक्शन जीतने के बाद पार्टी बदल लेते थे। तो ये लॉ लाया गया उन्हें रोकने के लिए। पूरा लॉ बहुत अच्छा था, पर उसमें एक पैराग्राफ 7 डाल दिया गया। और वो पैराग्राफ 7 हमारा खराब सेब था। एग्जैक्टली। उस पैराग्राफ में लिखा था कि स्पीकर का डिसीजन फाइनल होगा और कोई भी कोर्ट उसको रिव्यू नहीं कर सकती। वेट, यानी उन्होंने आर्टिकल 13 वाली फिल्टर पावर ही छीन ली। हाँ, जुडिशियल रिव्यू की पावर को ही ब्लॉक कर दिया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी लगाया। उन्होंने कहा कि भाई देखो, पूरा दल बदल कानून ठीक है, प्रॉब्लम सिर्फ इस पैराग्राफ 7 में है। तो उन्होंने सिर्फ उस पैराग्राफ को स्ट्राइक डाउन किया और बाकी पूरा शेड्यूल बचा लिया। वाह। और नोट्स में एक और पुराना केस भी है, 1951 का, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बालसारा। हाँ, बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट वाला केस। इसमें शराबबंदी को लेकर रूल्स थे। राइट। उसमें भी कुछ सेक्शंस फंडामेंटल राइट से टकरा रहे थे। और वहां भी सेम चीज हुई। पूरे एक्ट को वॉइड करने के बजाय सिर्फ 8 सेक्शंस को इनवैलिडेट किया गया और बाकी लॉ एज इट इज रहा। यहां पर बात सच में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। कैसे? देखिए, सेवरेबिलिटी उन लॉज पर लगता है जो आगे बन रहे हैं या बन चुके हैं। पर उस टाइम का सोचिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ 26 जनवरी 1950 को, अचानक से पूरे देश में नए फंडामेंटल राइट्स आ गए। पर उस दिन से पहले अंग्रेजों के जमाने के या प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज भी तो थे। हाँ, हजारों लॉज थे। तो जब वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज इन नए चमचमाते फंडामेंटल राइट से टकराए तो क्या हुआ? क्या वो हमेशा के लिए मर गए? ये कानून के इतिहास का बहुत ही फैसिनेटिंग हिस्सा है। अगर हम उन पुराने लॉज को पूरी तरह डेड मान लेते तो आज़ादी से पहले के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स थे, पास्ट ट्रांजैक्शंस थे, वो सब खतरे में पड़ जाते। तो इसके लिए कौन सा डॉक्ट्रिन आया? इसके लिए कोर्ट्स ने डेवलप किया डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, यानी ग्रहण का सिद्धांत। ग्रहण, सूर्य ग्रहण जैसा। जैसे जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूरज वहीं रहता है, बस चांद बीच में आकर उसकी रोशनी रोक लेता है। बिल्कुल, यही कॉन्सेप्ट है। ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज नलिटी या वॉइड एब इनिशियो, मतलब शुरू से खत्म नहीं होते। वो बस एक डोमेंट या सोती हुई कंडीशन में चले जाते हैं। अच्छा, उन पर फंडामेंटल राइट की परछाई यानी शैडो पड़ जाती है। राइट। वो लॉज सिटीजन्स के खिलाफ अनएनफोर्सेबल हो जाते हैं। इसको एक केस से समझते हैं। नोट्स में भिकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ MP का मेंशन है 1955 का। हाँ, इस केस में एक प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था जो स्टेट को मोटर ट्रांसपोर्ट बिजनेस मोनोपोलाइज करने की पावर देता था। मतलब सिर्फ सरकार ट्रांसपोर्ट बिजनेस कर सकती है। एग्जैक्टली। अब जब 1950 में संविधान आया तो आर्टिकल 19(1)G लागू हो गया, जो सबको कोई भी बिजनेस करने की आजादी देता है। तो इस आजादी की वजह से उस पुराने मोनोपोली लॉ पर ग्रहण लग गया। हाँ, वो लॉ वॉइड हो गया आर्टिकल 19(1)G के वायलेशन की वजह से। पर ट्विस्ट तब आया जब 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट लाया गया। आर्टिकल 19(6) को अमेंड किया गया ना, ताकि स्टेट मोनोपोलीज अलाउ हो सकें। बिल्कुल। और जैसे ही अमेंडमेंट पास हुआ, पता है क्या हुआ? चांद हट गया और रोशनी वापस आ गई। हाँ, वो जो फंडामेंटल राइट की रुकावट थी वो शैडो हट गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस लॉ को वापस पास करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली रिवाइव हो गया। पर एक बात बताइए, एक मॉडर्न डेमोक्रेसी में इन ज़ॉम्बी लॉज का होना कितना प्रैक्टिकल है? I mean, जो मरे नहीं हैं, बस सो रहे हैं। क्या इससे कानूनी कंफ्यूजन नहीं फैलता? कंफ्यूजन तो थोड़ा होता है, पर इनका जिंदा रहना जरूरी है। एक तो पास्ट ट्रांजैक्शंस के लिए, और दूसरा सबसे बड़ा रीजन हमें 1974 के स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स केस में मिलता है। इस केस में क्या था? इसमें डॉक्ट्रिन को पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज पर अप्लाई किया गया था, पर नॉन सिटीजन्स के कॉन्टेक्स्ट में। नॉन सिटीजन्स? हाँ, देखिए, फंडामेंटल राइट्स बेसिकली सिटीजन्स के लिए होते हैं, राइट? तो अगर कोई लॉ सिटीजनशिप के
किसी राइट से टकराकर एक्लिप्स में चला गया है तो वो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए डॉर्मेंट हुआ है। अच्छा। तो अगर कोई नॉन सिटीजन यानी विदेशी यहाँ है तो उस पे वो लॉ एक्टिव रहेगा। बिल्कुल। उस विदेशी नागरिक के पास वो फंडामेंटल राइट नहीं है तो उसके लिए वो लॉ एक्टिव रहेगा। वाह, एक ही लॉ एक इंसान के लिए सोया हुआ है और दूसरे के लिए जगा हुआ। ये सच में कॉम्प्लेक्स पर ब्रिलियंट है ना? तो हमने देखा कि कोर्ट्स और कॉन्स्टिट्यूशन मिलकर लेजिस्लेचर और स्टेट की लॉज पर कैसे लिमिट लगाते हैं। पर अब एक पर्सनल लेवल पर आते हैं। ओके। क्या कोई सिटीजन अपनी मर्जी से ये कह सकता है कि देखो भाई मुझे मेरे फंडामेंटल राइट्स नहीं चाहिए? हाँ, आप डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर की बात कर रहे हैं। हाँ। क्या एक इंसान अपने बेसिक राइट्स वेव कर सकता है? अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहां की कोर्ट्स मानती हैं कि नागरिक अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वेव कर सकते हैं। पर इंडिया में डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर फंडामेंटल राइट्स पर लागू नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल नहीं। आप अपने राइट्स को वॉलंटरली रिलिंक्विश यानी अपनी मर्जी से छोड़ नहीं सकते। पर क्यों? अगर मैं आजाद हूं तो मेरे पास अपने राइट को छोड़ने की भी आजादी होनी चाहिए ना? ये लॉजिक सुनने में ठीक लगता है, पर सुप्रीम कोर्ट का नजरिया अलग है। उनका मानना है कि फंडामेंटल राइट सिर्फ आपके इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए नहीं बनाए गए हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के पूरे पब्लिक पॉलिसी फ्रेमवर्क का हिस्सा है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लॉ आपसे कहता है आप खुद को हार्म करने का डिसीजन नहीं ले सकते। कॉन्ट्रैक्ट लॉ में कॉन्सेप्ट होता है एस्टॉपल का। हाँ, एस्टॉपल यानी एक बार आपने कुछ कमिट कर दिया तो आप पीछे नहीं हट सकते। राइट। पर ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन केस में, जो 1985 का है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई एस्टॉपल नहीं है। ओल्गा टेलिस, ये तो बॉम्बे के पेवमेंट ड्वेलर्स यानी फुटपाथ पर रहने वालों का केस था ना? हाँ, इस केस में झुग्गी और फुटपाथ पर रहने वालों ने शुरू में सरकार को लिखकर दे दिया था कि वो वहां कोई हक नहीं जताएंगे और टाइम आने पर जगह खाली कर देंगे। उन्होंने अपना राइट वेव कर दिया एक तरह से। ऐसा लग रहा था। पर बाद में जब उन्हें हटाया जाने लगा तो वो कोर्ट गए, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लाइवलीहुड के अंडर। तो सरकार ने कहा होगा कि ये तो लिख कर दे चुके हैं, अब ये पलट नहीं सकते। एग्जैक्टली। पर कोर्ट ने कहा कि कोई इंसान मजबूरी में आकर अपनी मर्जी से अपना राइट टू लाइफ नहीं छोड़ सकता। आप अपने फंडामेंटल राइट्स को वेव करने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये तो एक तरह से वही बात हुई कि मैं किसी को लिख कर दे दूं कि मैं तुम्हारा स्लेव बनने को तैयार हूं। बिल्कुल। लॉ इसकी इजाजत नहीं देगा। बिल्कुल। क्योंकि आजादी पूरी सोसाइटी का फाउंडेशन है। ये बहुत प्रोफाउंड कॉन्सेप्ट है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें खुद अपने गलत फैसलों से बचाता है। सही कहा। और इस पॉइंट को एक और लैंडमार्क केस ने एस्टैब्लिश किया था, 1959 का बशेश्वर नाथ वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर केस। इसमें इनकम टैक्स का क्या मैटर था? इसमें पिटिशनर ने इनकम टैक्स कमीशन के साथ एक सेटलमेंट साइन कर लिया था अपनी टैक्स लायबिलिटी चुकाने के लिए। पर जिस लॉ के अंडर वो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, बाद में कोर्ट ने उस लॉ को ही आर्टिकल 14 के खिलाफ पाया, यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा, तो पिटिशनर ने कहा होगा कि इन्वेस्टिगेशन का बेस ही वॉइड है, तो सेटलमेंट भी वॉइड हुआ। हाँ, पर रिस्पोंडेंट यानी टैक्स डिपार्टमेंट ने आर्ग्यू किया कि पिटिशनर ने जब विलिंगली सेटलमेंट साइन किया तो उसने अपना राइट टू इक्वालिटी वेव कर दिया है। पर मेजॉरिटी डिसीजन क्या था? सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी बेंच ने साफ कहा कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह इंडिया में फंडामेंटल राइट्स वेव नहीं किए जा सकते। आप चाहकर भी अपनी इक्वालिटी के राइट से मुकर नहीं सकते। तो इस सबको अगर हम समराइज करें तो इस गहरी चर्चा से हमने 3 बड़े डॉक्ट्रिन्स को समझा। पहला, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, जो एक स्ट्रिक्ट फिल्टर की तरह अच्छे कानून को बचाता है और सिर्फ गलत हिस्से को काटता है। बिल्कुल। दूसरा, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को मारता नहीं बल्कि उन्हें फ्रीज या डॉर्मेंट कर देता है जब तक कंडीशन ठीक ना हो। राइट है, एक जिंदा लिविंग सिस्टम है जो कॉन्स्टेंटली सिचुएशंस के साथ अडेप्ट करता है। हाँ, एकदम सही कहा। पर इससे पहले कि हम आज का ये सेशन खत्म करें, एक बहुत ही डीप और थोड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल है जो मेरे दिमाग में घूम रहा है। अच्छा, क्या है वो? देखिए, हमने बशेश्वर नाथ और ओल्गा टेलिस केस में देखा कि हम अपने राइट्स वेव नहीं कर सकते क्योंकि वो पब्लिक पॉलिसी है। स्टेट यहां एक प्रोटेक्टर की तरह खड़ा है। हाँ। पर अगर एक इंडिविजुअल अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी मजबूरी के किसी इकोनॉमिक फायदे के लिए अपना कोई बेसिक राइट टेम्परली छोड़ना चाहे और स्टेट कहे नहीं, तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हें अलाउ नहीं करेगा, तो क्या ये सच में संविधान का
प्रोटेक्टिव नेचर है या फिर एक सिटीजन की इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, उसकी आज़ादी पर एक बहुत बड़ी लिमिट है? ये बहुत ही फिलोसफिकल सवाल है। एक अडल्ट सिटीजन की पर्सनल फ्रीडम आखिर कहाँ खत्म होती है और स्टेट का ये पैटर्नलिज्म, ये गार्डियन वाला रोल कहाँ से शुरू होता है? ये लाइन सच में बहुत ब्लर है। और ये एक ऐसी चर्चा है जिस पर कोई एक सिंपल आंसर नहीं मिल सकता। इस पर हम सबको अकेले में बैठकर जरूर गौर करना चाहिए। बिल्कुल। तो आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। संविधान के इस लिविंग ब्रीदिंग नेचर को एक्सप्लोर करते रहिए, सवाल पूछते रहिए और पढ़ते रहिए।